नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी गुरु की इस खास पेशकश में। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करेंगे ग्रोथ के मोर्चे पर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जीडीपी के नंबर्स इस बार काफी अच्छे आए हैं। वहीं जीएसटी कलेक्शन एक बार फिर से 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। कंजम्पशन में बढ़त देखी जा रही है। शेयर बाजार में नए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, वहां पर भी सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो ऐसे माहौल में निवेश के मौके आपके लिए कहां पर है? ग्रोथ का अगर चौका लगा है तो आपके लिए निवेश का मौका कहां पर है, इसी पर करने वाले हैं आज हम चर्चा। हमारे साथ है विकास पुरी, इनसे करेंगे खास चर्चा और जानेंगे आखिरकार कहां पर आप कर सकते हैं ये निवेश। विकास आपको बता दें वेस्ट जोन के हेड है कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से। विकास, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू स्वाति। क्या खास आज हम शो में चर्चा करने वाले हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे इकोनॉमी के मोर्चे पर क्या है अच्छी खबर, क्या है रिवेंज कंजम्पशन, मौजूदा बाजार में कहां है आपके लिए निवेश के मौके, और साथ ही आज होगी हमारी म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास जिसमें हम आपको बताएंगे आप कैसे कर सकते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश। विकास, अगर हम एक तरीके से देखें तो लगभग 1.5 साल के बाद थोड़ा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। कोविड के मोर्चे के बाद जब दूसरी लहर के बाद हमने देखा थोड़ा बहुत अब इसमें सुधार दिख रहा है। हालांकि तीसरी लहर की संभावना जरूर है, लेकिन उसके बावजूद सेंटिमेंट में सुधार, जीडीपी के नंबर्स और शेयर बाजार का जो इस वक्त माहौल है, ये जो ग्रोथ फैक्टर है किस तरफ इशारा कर रहे हैं? स्वाति, अगर आप हिस्ट्री में देखें तो जब भी कभी आपदा आई है, जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ है या कोई वॉर्स होती हैं, तो उसके बाद में इकोनॉमीज बहुत स्ट्रांगली इमर्ज करती है, जो हमने जर्मनी में देखा था या जापान में देखा था बॉम्बिंग के बाद। तो सिमिलरली कोविड एक छोटी आपदा नहीं थी, बहुत बड़ी आपदा और पूरे विश्व स्तर पे आपदा है। अब 1.5 साल के बाद में धीरे धीरे जब इकोनॉमी खुल रही है, लोग एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रिवेंज कंजम्पशन। हालांकि ये एक नेगेटिव वर्ड है रिवेंज, बदला, बट ये बदला किसी व्यक्ति से नहीं है, ये बदला उस समय से है जो लोगों ने खोया। और उस समय में लोग बाहर नहीं निकल पाए, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए नहीं जा पा रहे थे, या अपने पसंदीदा जगहों पे घूमने नहीं जा पा रहे थे। तो बहुत सारी चीजों में लोगों ने एक अहम समय खो दिया। जब उनको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि अभी वो बाहर जा सकते हैं, अपने फेवरेट हिल स्टेशन पे जा सकते हैं, नियरेस्ट स्पॉट पे जा सकते हैं, या रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, तो वो एक पूरे जोश के साथ आते हैं। और अल्टीमेटली ये जोश क्या है? इट इज अ सेंटिमेंट, एंड मार्केट इज ऑलवेज ड्रिवन बाय सेंटिमेंट। तो जब ये सेंटिमेंट रिवाइवल होता है, कंजम्पशन पैटर्न बढ़ता है, लोगों की स्पेंडिंग बढ़ती है, बिकॉज पिछले 1.5 साल में लोगों ने बहुत हद तक अपना जो पैसा था वो संभाल के रखा, बिकॉज डर के मारे कहीं खर्च भी नहीं किया, थोड़ा बहुत निवेश जरूर किया, और जहां निवेश किया वहां स्टॉक मार्केट ने भी लोगों को अच्छा पैसा बना के दिया। तो एंड ऑफ द डे यदि लोगों के पास में लिक्विडिटी है और अपॉर्चुनिटी है अभी बाहर निकलने की, और थोड़ा सा माहौल जिसको हम बोलते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं वो है, तो एक स्प्रिंग इफेक्ट के साथ में कंजम्पशन स्टार्ट हुई है, और वो हमें अब दिख रही है। आपको जीडीपी के नंबर्स में दिख रही है, जीएसटी कलेक्शन में दिख रही है, और लोगों के ओवरऑल बिहेवियर में दिख रही है। एब्सोल्युटली, आपने बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर टर्म यूज किया, रिवेंज कंजम्पशन। कह सकते हैं कि एक जो मन का गुबार है, क्योंकि देखिए पैसे अगर लोगों के हाथ में आएंगे तो वो खर्च करेंगे। सरकार भी चाहती है खर्च बढ़े, जिससे कि इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़े, डिमांड बढ़े और एक बार फिर से वो पटरी पर लौटती हुई नजर आए। इसका अब जैसे जीडीपी की तरफ से गुड न्यूज़ है, हम कुछ आंकड़े भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन एक बार फिर से 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। ये कुछ बड़े ट्रिगर्स हैं जो हम समझ पा रहे हैं कि हाँ डेफिनेटली एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ हम आगे जरूर बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है विकास आपसे कि इन सब में ये जो हम ग्रोथ का चौका देख रहे हैं, इस वक्त एक पॉजिटिव माहौल देख रहे हैं, कहाँ पर इस वक्त मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं? कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में, या जो भी ट्रेंड दिख रहा है थ्रू जीडीपी नंबर्स, कोर सेक्टर ग्रोथ भी हमने देखा, जो कंजम्पशन बढ़ रही है, उसको लेकर कौन से सेक्टर है जहां पर एक प्रोग्रेस होता हुआ हमें आने वाले टाइम में नजर आएगा?
जी देखिए, जो सेक्टर्स या जो एरियाज हमारी निजी लाइफ से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनमें रिवाइवल दिख रहा है। आप अगर आप देखेंगे बड़े शहरों में या छोटे शहरों में, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहां पे होटल्स बिल्कुल फुल जा रहे हैं। विच मीन्स कि लोगों ने पिछले 1-1.5 साल में बाहर घर से निकले नहीं, तो सबसे पहले उनके मन में यही आया कि चलिए घूम के आते हैं। तो टूरिज्म इंडस्ट्री का एक रिवाइवल हुआ है, बहुत स्ट्रांगली उसका रिवाइवल हुआ है। आपका रिलीजियस प्लेसेस में काफी सारे लोगों का एक तरह से विजिट स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा खान पान की चीजें हो गई, और व्हाइट गुड्स में जैसे अगर आप देखेंगे तो लोगों ने देखा कि काफी समय से उन लोगों के जिनका एक जहन में था कि हम अपना टीवी चेंज करेंगे, फ्रिज चेंज करेंगे या एसी नया लेंगे, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, घर की चीजें हैं, इसकी तरफ अब लोगों का सबसे पहला स्पेंड जाएगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों के प्लान्स थे जो होल्ड करके रखे थे। घर खरीदने में भी अगर आप देखेंगे तो मुंबई का ही हम फिगर्स देख रहे थे कि 10 इयर्स में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन अगस्त में हुई है मुंबई में, रेसिडेंशियल सेक्टर में। तो ये एक बड़ा सेक्टर है जहां पे लोगों की स्पेंडिंग आ सकती है। व्हाइट गुड्स में हमने जैसे बोला, ऑटो में बहुत सारे लोगों ने जो अपना प्लान ड्रॉप किया था कि अभी गाड़ी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, या टू व्हीलर लेना है, अब क्योंकि कोविड है तो ऑब्वियसली लोगों को ये भी लगता है कि निजी ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल ना किया जाए, तो एक ऑटो सेक्टर को बाय डिफॉल्ट एक बूस्ट मिल सकता है। तो जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसको हम कंजम्पशन बोलते हैं, घर के रेनोवेशन, सो बहुत सारे लोगों ने 2-2, 3-3 साल से पेंट नहीं करवाए हैं, तो घर का पेंटिंग, घर के रिपेयर्स, तो इस तरीके से ये सब जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, इस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन पैटर्न नजर आता दिख रहा है। तो बेसिकली अगर हम समझे रफ्तार कहां पर देखने को मिल सकती है, वो है ऑटो सेक्टर, टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, बैंकिंग, इंफ्रा, ये तमाम ऐसे सेक्टर है जहां पर आने वाले टाइम में एक हमें स्कोप मिल सकता है। अब ऐसे में विकास बताइए, निवेशक इस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं? थोड़ा सा ये बहुत कंफ्यूजिंग समय है अगर आप निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि अगर आपका निफ्टी ऑल टाइम हाई चल गया है और इकोनॉमी ऑन अ रोल है, तो लोगों को थोड़ा ये भी डर लगता है कि क्या इस समय निवेश किया जाए या किस तरीके से किया जाए और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। अब यदि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत सारा आपका जो लार्ज कैप कंपनीज है, जो लार्ज कैप सेक्टर्स हैं, वो काफी हद तक चल गए हैं। तो ऐसे केस में हम ये अभी अपने निवेशकों को सजेस्ट करेंगे कि आप मल्टी कैप स्ट्रेटजी में जाइए और फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी में जाइए, बिकॉज अभी भी लार्ज कैप और मिड कैप सेक्टर्स में एक डाइवर्जेंस है। सो बहुत सारी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज ने उस तरीके से ग्रोथ नहीं दिखाई जो लार्ज कैप कंपनीज ने या लार्ज कैप सेक्टर्स ने दिखा दी पिछले 1-1.5 साल में। तो एक डाइवर्जेंस है, वो कैचअप होगा यदि इकोनॉमी ऐसे चलती रही, और हम ये उम्मीद करते हैं कि थर्ड वेव अगर ना ही आए, अगर आए तो इस तरीके की ना हो जिस तरीके की सेकेंड वेव थी। तो यदि ये इकोनॉमी एक ब्रॉड बेस्ड रैली देती है, तो वो निवेशक जिन्होंने पिछले 1-1.5 साल में अपना पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा स्क्यू टूवर्ड्स लार्ज कैप्स था, वहां से थोड़ा इनको मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटजी में जाना चाहिए, ताकि लार्ज कैप सेक्टर अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन की तरफ जाता है या एक रेंज बाउंड हो जाता है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली मिस ना हो। तो इट इज बेटर कि आप मल्टी कैप फंड्स में थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए। सो मल्टी कैप हो गया या फ्लेक्सी कैप। सो मल्टी कैप में आपको स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप तीनों का फ्लेवर मिल जाएगा। और फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर विल सी के कौन से सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, वो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा उस तरफ को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये दो स्ट्रेटजीज मुझे लगता है कि आज के समय में ज्यादा रेलिवेंट है, रादर देन एक पोलराइजेशन की तरह एक वो कर दिया जाए कि पूरा लार्ज कैप की तरफ ही पोर्टफोलियो चला जाए या पूरा का पूरा स्मॉल कैप की तरफ चला जाए या मिड कैप की तरफ चला जाए। सो मल्टी कैप फंड्स एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स should be a part of your portfolio with larger allocation. कैप और फ्लेक्सी कैप, माफ कीजिए थोड़ा टंग ट्विस्टर है। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप कंपैरेटिवली अब नई एक कैटेगरी है। थोड़ा सा दर्शकों की नॉलेज के लिए एक कंफ्यूजन भी दूर कीजिए कि आपने जैसे बोला कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? मल्टी कैप में क्या है कि एक फिक्स किया हुआ है कि 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप, 25% लार्ज कैप, और रिमेनिंग 25 फंड मैनेजर की को छूट है, फ्रीडम है कि वो कौन से वाले मार्केट कैप में ज्यादा एक्सपोजर ले ले। फ्लेक्सी कैप में 65% तक का इक्विटी रख सकते हैं, बट उसमें कोई ऐसा कैपिंग नहीं है। पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा मिड कैप की तरफ जा सकता है या पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा लार्ज कैप की तरफ जा सकता है। तो वहां पे एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, यहाँ पे थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है,
बट फंड मैनेजर को फ्रीडम ज्यादा है कि समय को देखते हुए, माहौल को देखते हुए कौन से मार्केट कैप की तरफ पोर्टफोलियो को ज्यादा बेंड करके रखना है। सो दो बेसिक डिफरेंस है। बट मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप आज के दौर में मुझे लगता है मेक्स मोर रेलिवेंट फॉर इन्वेस्टर्स। ओके, स्ट्रैटेजी मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप में रखने की सलाह विकास पुरी की। अब मुझे कुछ फंड्स भी बताइए विकास, जो आपके पसंदीदा फंड्स है जो आप रेकमेंड करेंगे, और जो फंड्स आप बताने वाले हैं उनको सजेस्ट करने के पीछे आपके अपने रीजन क्या है, थोड़ा सा वो भी बताइएगा। कैसा होता है कि हम जब भी इन्वेस्टर्स को कोई भी फंड सजेस्ट करते हैं तो हमारा एक मैट्रिक्स होता है कि फंड का साइज कितना है, फंड की लॉन्जिविटी कितनी है, कि कितने साल से वो फंड एग्जिस्ट कर रहा है, विच इज अ फंड हाउस, हु आर द फंड मैनेजर्स, उसका बीटा क्या है। तो देयर आर 5-6 पैरामीटर्स। उन पैरामीटर्स को देखते हुए कई बार क्या होता है कि कोई एक बहुत छोटा फंड है, पिछले 6-8 महीने में बहुत अच्छी रिटर्न दिखा रहा है, बट उस फंड का साइज बहुत छोटा है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, उमड़ पड़ते हैं ऐसे फंड्स की तरफ। तो ये स्ट्रैटेजी इज नॉट गुड, बिकॉज क्या होता है कि एक फंड का अपना एक हिस्ट्री होना चाहिए, एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कई बार आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न इज वेरी गुड, कि किसी एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, किसी एक साल में बहुत नेगेटिव दे दिया। तो ऐसे फंड्स जो कंसिस्टेंसी ज्यादा दिखाते हैं तो वो फंड हमारे फिल्टर में आते हैं। तो आईसीआईसीआई मल्टी कैप, निपॉन मल्टी कैप, या यूटीआई फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, सो बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स अगर आप देखेंगे तो वो है, दिखाएंगे ऑन पेपर्स कि उनका टेन्योर कम है, लेकिन इनकी हिस्ट्री है। ये फंड्स कहीं ना कहीं चेंज हुए, पहले वो किसी और, जब फंड रिकैटेगराइजेशन हुआ था तो उसमें नाम भी चेंज हुए, बट ये वो फंड है और ये फंड हाउसेज हैं जिनकी एक अच्छी ट्रैक हिस्ट्री है। सो जैसे मैंने बोला, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, या कोटक फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ये अच्छे फंड्स हैं जिसमें आप अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको इस पूरी स्थिति का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है तो बस आपकी स्ट्रैटेजी सटीक होनी चाहिए, जिस पर चर्चा की आज विकास पुरी ने। बहुत शुक्रिया विकास, आप हमारे साथ आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए इस शो में शामिल हुए। फिलहाल मनी गुरु में वक्त एक ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद निवेशकों के लिए खास तौर पर हम लेकर आने वाले हैं म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे कर सकते हैं आप निवेश। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी गुरु।